नमस्कार। नए सत्र की सैटेलाइट आईसीटी सैटेलाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 लेंगे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। 10वीं क्लास में तो हमारा सिलेबस जो पहले चल रहा था वही है, तो क्योंकि 9th क्लास से कंटिन्यूटी रहती है, तो उस कंटिन्यूटी के साथ ही, उस सततता के साथ ही 10th क्लास का सिलेबस तो हमारा वहीं चल रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा आज जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा स्कूलों में आने में समस्या है, आपको सबको पता है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो सभी को पता है कि मानव इस सृष्टि का सबसे विकसित जीव है, सबसे विकसित प्राणी में मानव की गिनती है। और मानव ने इस प्रकृति को लगभग पूरी तरह से अपने कंट्रोल में, पूरा कंट्रोल तो खैर संभव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कर रखा है। प्रकृति के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सर्वाधिक उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, मानव के द्वारा किया जा रहा है। तो अब जब किया जा रहा है तो मनुष्य का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। भाई स्वस्थ नहीं होगा तो उसका जीवन फिर ठीक से नहीं चल पाएगा। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो अपने दैनिक क्रियाकलापों को नियमित रूप से कहें या फिर सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला हम बात यही करें कि मानव स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। तो मानव स्वास्थ्य में क्या होगा, देखिए, मनुष्य का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं यही ले रहा हूं। फिर हम अगला पॉइंट हमारा इस चैप्टर का रहेगा भोजन, है ना। तो पहला पॉइंट है भोजन। आप सभी जानते ही हैं, हमारे दैनिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति हम भोजन के द्वारा करते हैं। ठीक है, जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी क्रियाकलाप है, जैसे अगर कई बार क्या होता है कि हम शारीरिक काम अगर ना करें फिर भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाएं चलती रहती हैं और उन आंतरिक क्रियाओं में ऊर्जा कंज्यूम होती है, ऊर्जा खपत होती है। तो मानव स्वास्थ्य, देखो, मानव का स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर में कोई रोग नहीं है। सिर्फ शरीर में या बाह्य रूप से दिखने वाला रोग ही नहीं, उसका मानसिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, वो तीनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो क्या होना चाहिए, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, फिर मानसिक रूप से स्वस्थ हो और फिर सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, मतलब व्यक्ति, मनुष्य तीनों तरह से स्वस्थ होना चाहिए। मतलब मनुष्य का शारीरिक और मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। तो यहां पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा, मानव का शारीरिक, मानसिक, अभी समझाता हूं मैं तीनों को, एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। देख ले आप, आपने ये भी सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, देखो अब समझिए आप, शारीरिक मतलब बाह्य रूप, और उसका शरीर स्वस्थ होना है, शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। मानसिक मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए, कोई मानसिक विकार उसके ना हो। उसका शरीर तो स्वस्थ हो, हष्ट पुष्ट हो, हट्टा कट्टा हो, मजबूत, लेकिन मन में उसके
गलत विचार आते हैं, उल्टे सीधे विचार उसके मन में चलते रहते हैं, इसका मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब आती है बात सामाजिक। तो सामाजिक का मतलब है कि वो समाज में जहाँ वो निवास कर रहा है वहाँ अपने अड़ोसी पड़ोसी मिलने वाले भाई बंधु सबसे मिलजुल के रहता हो, सबके साथ उसके अच्छे संबंध हों, तो वो होता है सामाजिक स्वास्थ्य। तो तीनों में से अगर किसी भी एक भी जगह पर वो ठीक नहीं है, इसका मतलब उसे हम स्वस्थ नहीं कह सकते, उस व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। ठीक है। अब व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए, मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ जल का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ जल का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले हम पानी के बारे में बात करेंगे कि पानी हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए, अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ जल का योगदान बहुत ही आवश्यक है। अगर जल स्वच्छ नहीं है तो शरीर को स्वस्थ रखना अत्यंत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब प्रकृति में जल तो बहुत है, हमारी पृथ्वी पर जल बहुत है, पानी तो बहुत है, लेकिन उसमें से पीने योग्य पानी बहुत कम है। आपने पढ़ा होगा ना कि हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी का जो 3/4 भाग है उस पर जल है, लेकिन उस जल में से पीने योग्य पानी लगभग 1% ही है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है ना, उस पानी में से पीने योग्य पानी सिर्फ 1% है। बाकी का सारा पानी कैसा है? समुद्री जल है, लवणीय जल है, जिसको हम पीने के काम में नहीं ले सकते, जिसे पीने के काम में नहीं लिया जा सकता। तो जब स्वच्छ जल का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और जल पीने के लिए बहुत कम उपलब्ध है, तो हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है। आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है जल ही जीवन है। क्यों? क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं हो सकता। देखिए, सभी जीवों के लिए, सबसे पहले हम बात करें उत्पादकों की, जो इस सृष्टि में फूड के या एनर्जी के उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, वो वो है पादप। तो पादपों के लिए भी उगने के लिए पानी की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। अगर पानी नहीं है तो आप देखते होंगे कि जब किसी साल मान लो ठीक से बरसात नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होती है। तो पानी बहुत जरूरी है। तो जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जल का कैसा उपयोग करना चाहिए? इसका कारण है जल की उपलब्धता, क्योंकि जल बहुत कम मात्रा में, पीने योग्य जल, अगर हम सिर्फ जल की बात करें तो जल हमें दिखता कि बहुत है चारों तरफ, समुद्रों में जल भरा पड़ा है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। उसमें लवण अधिक मात्रा में मिली हुई है। समुद्र का जल क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में लवण मिले हुए हैं, सोडियम पोटेशियम, पता नहीं किस किस प्रकार के लवण उनमें हैं और बहुत अधिक मात्रा में है। वो खारा पानी होता है। आपने सुना होगा ना खारा पानी, या किसी के एरिया में होगा भी खारा पानी, जिसको पिया नहीं जा सकता, इसको पिया नहीं जा, अगर आप उसको पी भी लेंगे ना समुद्र के पानी को, तो और हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी बल्कि उसको पीने से, क्योंकि लवण ज़्यादा है, वो पानी सांद्र है। जब सांद्र पानी होगा तो हमारे शरीर से पानी को खींच खींच के वो और बाहर निकालेंगे और शरीर में जल की कमी हो जाएगी। तो उस लवण युक्त जल को हम नहीं पी सकते, इसलिए हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। क्योंकि यहां लिख देता हूं मैं नीचे, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जल ही जीवन है। बहुत छोटी छोटी पॉइंट लिख रहे हैं हमें ना, ज्यादा नहीं लिख रहे, इसमें ज्यादा समझने की बातें हैं, लिखने की बातें कम है। क्योंकि जल ही जीवन है, लिख लें आप इसको।
अब आती है बात जल के गुण। तो जल का एक बहुत यूनिक गुण है, एक बहुत अच्छा गुण है कि ये पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखो हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी 9th क्लास में, आपने टोटल 5 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस, है ना, BIC। इसमें से 3 मुख्य होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जल एक ऐसी वस्तु है पृथ्वी पर जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो जल ठोस में भी मिलेगा, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो है ना इसका यूनिक गुण। ठोस के रूप में बर्फ, सभी जानते हैं। द्रव के रूप में वो खुद है ही जल, और गैस के रूप में जल वाष्प, गैस के रूप में जल वाष्प। जल क्या होता है कि समुद्रों से, तालाबों से, नदियों से बाष्प बन के ऊपर उठता है, ऊपर उठ के बादल बनते हैं। तो वो जो बाष्प बन के ऊपर जा रहा है ना, वो जल वाष्प के रूप में गया, फिर बादल बने, फिर वर्षा के रूप में दोबारा से पृथ्वी पर आ गया। बर्फ सभी जानते ही हैं। अब आती है बात कि हमें जो पीने योग्य जल है वो अधिकांशतः कहां से प्राप्त होता है। तो सभी जानते हैं पीने योग्य जल अधिकांशतः झीलों, नदियों, तालाबों और भूमिगत स्रोत से प्राप्त होता है। सभी जानते हैं इस बात को, तो हमें इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये तो आप ये पॉइंट लिख लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जल ठोस, द्रव, गैस एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया स्रोत क्या होते हैं, कि जो साधारणतः मुख्य स्रोत क्या होते हैं, भूमिगत स्रोत। ज्यादातर तो आजकल भूमिगत स्रोत है, क्योंकि तालाबों में और नदियों में पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो भूमिगत स्रोत हो गए झील, नदी और तालाब, ये हमारे जल के, पीने के जल के मुख्य स्रोत है। समुद्र पीने के जल के स्रोत नहीं है, या खारे पानी की झीलें भी पीने के जल के स्रोत नहीं है। खारे पानी को हम नहीं पी सकते, लवणीय पानी को नहीं पी सकते। अब जो पीने योग्य जल होता है, उस पीने योग्य जल में कुछ कण, अन्य प्रकार के कुछ पदार्थ उसमें मिले हुए होते हैं। उन कणों में से कुछ लाभकारी होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। कुछ तो लाभकारी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। तो अब उनमें से जब कुछ लाभकारी है, कुछ हानिकारक है, तो फिर हमें कैसा जल पीना चाहिए। तो पीने योग्य जल के गुण, पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए जिसको हम पी सके, या हम जिसको स्वच्छ जल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पीने योग्य जल का पहला गुण तो यह है कि उसमें आंखों से देखने वाला कोई भी कूड़ा, करकट या कचरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले पॉइंट, ये पॉइंट हमें नोट करने हैं। पहला है आंखों से दिखने वाला कचरा नहीं होना चाहिए। जो उसमें जल में जो लाभदायक पदार्थ होते हैं, जो लाभदायक कण होते हैं, वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कुछ हानिकारक भी होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि उसमें कोई भी ऐसा कचरा ना हो जो आंखों से दिख जाए आपको कोई। ठीक है ना, कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कोई और भी चीज है, वो उसमें नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आप लिखें कि आंखों से दिखने वाला कचरा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है कि इसका पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच संतुलित
होना चाहिए। देखो पीएच क्या होती है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसकी अम्लता या क्षारकता संतुलित होनी चाहिए। संतुलित का मतलब है या बीच में 7 होता है, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है, 0, और यहां आ जाएगा 8, 9 से लेकर के और 14 तक। ये होता है पीएच स्केल, क्या बोलते हैं इसको, पीएच स्केल। स्टार्ट होता है 0 से, बीच में 7 आ जाता है, और 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये चलता है 14 तक, ठीक है ना, सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। अब यहां पर अगर किसी पदार्थ की पीएच 7 से कम है, अगर पीएच 7 से कम है तब तो वो होगा पदार्थ अम्लीय, और अगर 7 से अधिक है तो वो होगा पदार्थ क्षारीय, और अगर किसी पदार्थ की पीएच 7 है तो वो होगा उदासीन, ठीक है। अब यहां संतुलित का मतलब है कि उसकी पीएच 7 के आसपास या 7 होनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। पीएच समझ में आ गया आपके। पीएच क्या है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उस पदार्थ में, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं, मतलब हम यूं कहें, साधारण भाषा में कहें तो उसकी अम्लता या क्षारकता कितनी है, वो अम्लीय तो नहीं है या क्षारीय तो नहीं है, ठीक है। अगर अम्लीय होगा तब भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, और अगर क्षारीय होगा तब भी हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होगा। इसका मतलब उसकी पीएच न्यूट्रल होनी चाहिए या अबाउट टू न्यूट्रल होनी चाहिए, थोड़ा इधर उधर, जैसे 6.9 ठीक है या 7.1 ठीक है, हम उसको हमारा शरीर टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, लेकिन ज्यादा हो गया वो फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, फिर हमें और दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये है उसकी दूसरा पॉइंट लिखें आप कि उसकी पीएच संतुलित होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। देखो आपने पढ़ रखा होगा कि जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में काम में लेते हैं। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में काम में लेते हैं। तो उस जल में जो हम पी रहे हैं उसमें भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, जिसमें कि उसमें जो जीव हैं वो लाभदायक ही जीव रहे, हानिकारक जीव उसमें ना रहे, ठीक है। तो ये तो हो गए पीने योग्य जल के गुण। अब आती है बात कि जल हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। हम जब पी तो रहे हैं लेकिन शरीर में उसके काम क्या क्या हैं, तो वो अभी हम पढ़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद आगे बढ़ते हैं। जल के शरीर में
कार्य। पहला कार्य है समस्त उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। अपचयी और उपचयी दोनों मिलके उपापचयी, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता, जैसे श्वसन हो गया, ठीक है, पाचन, मतलब निर्माणकारी और विखंडकारी। देखो उपापचयी क्या होती है समझ लीजिए आप। उपापचयी में दो प्रकार की होती है, अपचय एवं उपचय, ठीक है, अपचयन और ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऊर्जा का या पदार्थ का विखंडन होता है, या ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, और यहां पर ऊर्जा संचित की जाती है। जब भोजन जब हम भोजन लेते हैं उसका जब पाचन होता है, उस पाचन से जो स्वांगीकरण के द्वारा ऊर्जा को या आवश्यक पदार्थों को संचित कर लिया जाता है। जब श्वसन की क्रिया द्वारा उनका विघटन होगा और उस विघटन से ऊर्जा का दोबारा से ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा को हमारे शरीर की क्रियाओं में काम में लिया जाएगा। जो आंतरिक क्रिया या कुछ शारीरिक क्रिया है, मस्कुलर वर्क है, उस समय उसको काम में लिया जाएगा। तो समस्त उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। कैसे? विलायक के रूप में, ठीक है। तो लिख लें पहला पॉइंट आप कि समस्त उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, पसीना के द्वारा, ठीक है, यूरिन के द्वारा। जो शरीर में जो जहरीले पदार्थ बन रहे हैं, पाचन के द्वारा जो हानिकारक पदार्थों का निर्माण हो रहा है, उसको बाहर निकालने में सहायक होता है। तो नंबर 2, शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। और तीसरा है कि शरीर में फाइबर, रेशों की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है जिससे क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। कर लें आप। तो पीने योग्य जल के देखो 3 यहां पर इसके मुख्य कार्य हो गए। उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, विलायक के रूप में भाग लेता है। दूसरी चीज, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। और तीसरा पॉइंट है, शरीर में रेशों की मात्रा को पर्याप्त बना करके रखता है। इसका मतलब हमें जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल के बिना, वो तो पहले पढ़ लिया आपने, जल ही जीवन है। अब बात आती है कि हमें 24 घंटे में या एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। एक सामान्य गिलास, ऐसा बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा भी नहीं, एक सामान्य कॉमन जो गिलास आता है वो हमें उसके लगभग 8 से 10 गिलास पानी हमें दिन भर में पीना चाहिए। तो बात आती है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। तो उसके लिए मैं पॉइंट लिख देता हूं, हमें एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है।
अब आती है बात कि इससे क्या लाभ होगा, हम इतना पानी क्यों पिए, मैं तो बस 2 गिलास या 4 गिलास से काम चल जाएगा। देखिए, पर्याप्त पानी पीने के लाभ, पर्याप्त पानी पीने के क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहली बात है, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, ठीक है, थकान का एहसास नहीं होता। तो पर्याप्त पानी पीने के लाभ, नंबर 1, शरीर में फुर्ती बनी रहती है, थकान का एहसास नहीं होता। क्लियर, शरीर में फुर्ती बनी रहेगी, थकान का एहसास नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, चर्बी जमा नहीं होगी शरीर में, जिससे मोटापा नहीं आएगा। तो शरीर में चर्बी जमा नहीं होती, देख लिए कितना अच्छा रोल है पानी का, क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई मोटापे की, क्योंकि शारीरिक एक्टिविटी, शारीरिक सक्रियता कम होती जा रही है और चर्बी जमा होती जाती है, जिससे शरीर में मोटापा आ जाता है। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो चर्बी जमा नहीं होगी और मोटापा आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। देख लें आप सेकंड पॉइंट। अगला है एलर्जी की समस्या, लेकिन ये साफ पानी ही होना चाहिए। एलर्जी की समस्या नहीं होती, कॉमा अस्थमा, अस्थमा कॉमा फेफड़ों का संक्रमण एवं आंतों की बीमारियां नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जब शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त होगी तो आंतें भी अपनी क्रिया रेगुलर रूप से करती रहेंगी, ठीक है। अगला है पथरी होने की समस्या, पथरी होने की संभावना नगण्य हो जाती है, मतलब नहीं होती, यही मानिए आप कि पथरी भी नहीं होती है अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो, ठीक है। अब आती है बात कि अगर हम साफ पानी नहीं पी पा रहे हैं, दूषित जल अगर हमने पी रहे हैं तो क्या क्या समस्या हो सकती है। देखिए, तो दूषित जल में विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, हानिकारक जीव हो सकते हैं। उससे हमारे शरीर को क्या क्या हानियां होंगी, देखिए। दूषित जल के कुप्रभाव, तो देखिए, दूषित जल में वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया एवं
प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं लिख लें, वायरस, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म हानिकारक जीव होने से हैजा पैचिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हैजा और पैचिस। दूषित जल से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरस का संक्रमण भी हो सकता है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। एक वायरस है कोविड-19, ठीक है। तो दूषित जल में इस प्रकार के और भी बहुत सारे वायरस जिनका संक्रमण दूषित जल से भी संभव हो सकता है, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस, एक वायरस है हेपेटाइटिस, उसका संक्रमण वायरस होता है। कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है ना, और जैसी बीमारियां हो सकती हैं, हेपेटाइटिस, कोलेरा और टाइफाइड आप लिख ले। नारू रोग हो सकता है, ठीक है ना, ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस नंबर 1। नंबर 3 नारू रोग जो ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस से होता है। तो नारू रोग भी दूषित जल के कारण होता है, ठीक है। तो ये दूषित जल के वायरस में, इसमें हेपेटाइटिस, एचिस, इस तरह की बीमारियां वायरल में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये दूषित जल के कुछ कुप्रभाव है जो हमारे शरीर पर हो सकते हैं। इसका मतलब हमें दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास छानने की और उपकरण नहीं है तो हम पानी को उबाल के पी लें। पानी को आप उबाल लें, बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद उसको ठंडा कर लें, ठंडा करके उसको पीने के उपयोग में ले। दूषित जल बिल्कुल ना पिएं, उससे हमें बहुत सारी हानियां हैं। तो ये हमने देखा दूषित जल के बारे में। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मोटापा और मोटापे के क्या कारण है और कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तब तक नमस्कार।